हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल साइंस के सेशन एंडिंग एग्जाम के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको सेक्टर का नाम बताना है जिनके इंडस्ट्रीज पर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है। आपके सामने ऑप्शन है कोऑपरेटिव, पब्लिक, जॉइंट या फिर प्राइवेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक सेक्टर। देखिए बच्चों, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके ऊपर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, उनका मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 के रिवॉल्ट के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड विलिंगटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग आर फेसिंग इनइक्वलिटीज ड्यू टू मार्जिनलाइजेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मार्जिनलाइजेशन की वजह से इनइक्वलिटी को फेस कर रहा है? दलित्स, विमेन, आदिवासी या फिर ऑल ऑफ देम। तो देखिए बच्चों, मार्जिनलाइजेशन की वजह से ये सारे के सारे इनइक्वलिटीज को फेस कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, विच आर थ्री मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से किसी भी जगह की पॉपुलेशन चेंज होती है। आप पहला ऑप्शन है बर्थ्स, डेथ्स एंड मैरिज, बर्थ्स, डेथ्स एंड माइग्रेशन, बर्थ्स, डेथ्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, एनवायरमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्थ्स, डेथ एंड माइग्रेशन। इन तीनों फैक्टर की वजह से किसी भी जगह की पॉपुलेशन में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 1902, 1905, 1909 या फिर 1907। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905। अगला क्वेश्चन है, हु कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन लोगों को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट। देखिए जो सरकार होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों तक पब्लिक फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाए। अगला क्वेश्चन है, फॉलोवर्स ऑफ ब्रह्मो समाज स्टार्टेड अनदर वन इन बॉम्बे इन 1867। नेम दिस समाज दैट फाउट अगेंस्ट सोशल कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिज एंड री मैरिज फॉर विडोज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रह्मो समाज के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने बॉम्बे में 1867 में एक नए समाज की स्थापना की। आपको समाज का नाम बताना है जिसने कि चाइल्ड मैरिज और री मैरिज फॉर विडोज के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपके सामने ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, प्रार्थना समाज या फिर आर्य समाज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना समाज। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस इज नोन एज। अब आपको उसका नाम बताना, उस पर्सन का नाम बताना है जो कि बहुत सारी लैंग्वेज को पढ़ सकता है, बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है। आपके सामने ऑप्शन है टीचर, लिंग्विस्ट, लिटरेट या फिर लर्नर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग्विस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू लाइफ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा आर्टिकल हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड कर रहा है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21। अगला क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जाति की आलोचना करने वाला एक पुराना बौद्ध ग्रंथ था, उसको किसने ट्रांसलेट किया? आपके सामने ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, राजा राम मोहन रॉय या फिर ज्योतिराव फुले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? वूल, कॉटन, जूट या फिर सिल्क। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL। अब आपको यहाँ पे PIL का फुल फॉर्म बताना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेड, पब्लिक इंटरफेरेंस लिमिटेड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगला क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय। अब आपको बताना है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी थी वो किसने दी थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना क्यों चाहते थे? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट बिकॉज दैट वुड डेवलप देयर माइंड्स एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। दिस वुड ऑल्सो एनेबल देम टू नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड।
दिस वुड हेल्प देम टू लाइव एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो देखिए महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट इसलिए सिखाना चाहते थे क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो होता है उससे बच्चे का दिमाग डेवलप होगा और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और इससे क्या होगा कि उसको समझ में आएगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ऑपरेट किया जाता है, और वो जब चीज़ों को हाथों से करेगा, जब उसका लाइव एक्सपीरियंस होगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, तो वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बच्चा समझ पाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी बच्चों को हैंडीक्राफ्ट सिखाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू फंडामेंटल राइट्स दैट दलित्स कैन यूज टू बी ट्रीटेड इक्वली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको ऐसे दो कोई फंडामेंटल राइट के नाम बताना है जिसको कि दलित यूज करके उनके साथ में समानता का व्यवहार किया जा सके। तो इसका आंसर होगा, टू फंडामेंटल राइट्स दैट दलित्स कैन यूज टू बी ट्रीटेड इक्वली आर राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, वाई आर पीपल कंसिडर्ड अ रिसोर्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोगों को रिसोर्स क्यों माना जाता है, लोगों को रिसोर्सेज क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा, पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द नेशन सिंस दे कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट more resources when they have the knowledge, skill and technology to do so. It is people with their demands and abilities that help in extracting the usefulness of all other resources. देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता होगा कि रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ हमारे काम आए, हमारे लिए यूजफुल हो, उसे कहा जाता है रिसोर्स। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोगों को रिसोर्स क्यों माना जाता है। तो देखिए किसी भी देश के जो लोग होते हैं उनके पास में अपना ब्रेन होता है, उनकी नॉलेज होती है, उनके पास में स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है। इन सबको यूज़ करके क्या करता है कि जो नेचर में चीज़ें अवेलेबल है उनसे वो और ज़्यादा रिसोर्स बनाता है ताकि हम उनको काम में ले सकें। तो इन सबको काम में लेने वाला कौन है? इंसान है। अगर इंसान के पास में दिमाग नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, स्किल नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो जो चीज़ें नेचर में है वो एज इट इज़ पड़ी रहेंगी, वो हमारे लिए रिसोर्स का काम नहीं कर पाएंगी। तो इंसान क्या करता है, इनको क्रिएट करता है बाकी रिसोर्सेज को बनाने में। तो इंसान की जो डिमांड होती है, उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, वो क्या करता है कि जो चीज़ें हैं उनको वो यूज़फुल बनाता है हमारे काम में लेने के लिए। इसलिए जो लोग हैं उन्हें रिसोर्स माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, जिसको हिंदी में कहते हैं कि हड़प का सिद्धांत क्या था या फिर विलय की नीति क्या थी। तो इसका आंसर होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलोड बाय द लॉर्ड डलहौजी। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इफ द रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट लिविंग अ नेचुरल मेल हायर, the state would automatically pass over to the British. The doctrine of lapse did not recognize adopted children as the rightful heirs. देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य को हड़पने की नीति थी जो कि लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि जो डिपेंडेंट स्टेट का रूलर है, जो राजा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है विदाउट लिविंग अ नेचुरल मेल हायर, मतलब कि अगर उसका कोई खुद का बेटा नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो स्टेट है वो सीधे ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिड नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्टेड चिल्ड्रन एज अ राइटफुल हायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई राजा अगर किसी को गोद लेता है और ये मानता है कि मेरे मरने के बाद में मेरा उत्तराधिकारी वो हो जाएगा, तो ये जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके अंदर क्या था कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा, उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। उसके होने के बावजूद भी जो स्टेट है वो सीधे के सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके पास में किसी तरह की कोई पावर नहीं होगी और वो जो स्टेट है वो अब ब्रिटिश के कंट्रोल में होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज सत्यशोधक समाज, हु हैड फाउंडेड इट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सत्यशोधक समाज क्या था और इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा, द सत्यशोधक समाज वॉज अ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी। इट एम टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट पीपल टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। सत्यशोधक समाज इंक्रीज सोशल राइट एंड पॉलिटिकल एक्सेस फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स, focused specially on women, Shudras and Dalit in Maharashtra. It was founded by ज्योतिराव फुले। देखिए सत्यशोधक समाज एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी जिसका एम था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनके बीच में एजुकेशन को बढ़ाया जाए ताकि अपने राइट्स के लिए अवेयर हो पाए। इस समाज ने जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप था उसके लिए सोशल राइट्स को बढ़ाया, पॉलिटिकल एक्सेस को बढ़ाया, और इनका जो मेन टारगेट था, जो मेन फोकस था, वो महाराष्ट्र के अंदर जो विमेन थी, शूद्र थे और दलित थे, इनको रिफॉर्म करना, और इसकी स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज़। अब आपको बताने की पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज। These are the basic facilities like education, food, health, electricity, sanitation, safe drinking water, shelter, security, etc. that are given collectively by the government. तो देखिए पब्लिक फैसिलिटीज़ उन फैसिलिटीज़ को कहा जाता है जो कि बड़े लेवल पर जनरल पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि एजुकेशन, फूड, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटी, और ये गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है।
अगला क्वेश्चन है सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। अब आपको यहाँ पे 3 तरीके बताने हैं कि किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा 3 ways to conserve water. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम शुड बी फॉलोड इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। तो सबसे पहले हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहिए अपने गाँव में, सिटीज़ में, टाउन्स में। इंडस्ट्रीज शुड नॉट डिस्चार्ज वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज। दीज वेस्ट शुड बी फर्स्ट ट्रीटेड बिफोर सेफली डिस्पोजिंग दैम। तो जो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, जो कचरा होता है, उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। डिस्पोज करने से पहले इसको ट्रीट करना चाहिए। ट्रीज एंड फॉरेस्ट हेल्प इन कॉजिंग रेनफॉल, सो टू कंजर्व वाटर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री। तो देखिए जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होगी वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 3 रीजंस पीपल हैड फॉर नॉट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल। अब आपको कोई 3 रीज़न बताने हैं जिस वजह से लोग अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो इसका आंसर होगा द पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू सेंड गर्ल्स टू स्कूल बिकॉज पीपल फियर दैट स्कूल्स वुड प्रिवेंट गर्ल्स फ्रॉम फुलफिलिंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़। तो लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा, घर काम नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो स्कूल नहीं भेजते थे। सेकेंड रीज़न है दे बिलीव दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। दे फियर दैट पासिंग थ्रू पब्लिक प्लेसेस वुड हैव करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दैम। सेकेंड रीज़न ये है कि वो इस बात पर बिलीव करते थे कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब वो स्कूल जाएंगी तो उनको पब्लिक प्लेसेस से निकलना पड़ेगा और पब्लिक प्लेसेस में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनका लड़कियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। थर्ड रीज़न है पीपल फियर दैट गर्ल्स वुड बी टेकन अवे फ्रॉम देयर होम्स बिकॉज ऑफ स्कूल। और तीसरा रीज़न यह है कि लोगों को डर लगता था कि स्कूल की वजह से लड़कियां उनके घर से दूर चली जाएंगी, इसलिए वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री गिविंग वन एग्जाम्पल फॉर ईच। अब आपको यहाँ पर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस बताना है, उसका एग्जाम्पल देना है। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल्स। तो देखिए जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल काम में लेती है, लेकिन जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है दीज इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल काम में लेती है। सेकेंड डिफरेंस है दीज इंडस्ट्री रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो देखिए जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूजुअली डू नॉट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लेकिन जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है इसके अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है शुगर इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद जो रिजल्ट आए उसके बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी पॉलिसीज में किस तरीके से चेंज किया। तो इसका आंसर होगा चेंजेस इन पॉलिसीज वर एज फॉलोज। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट इन 1858 अंडर विच द पावर ऑफ द कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन। तो सबसे पहला चेंज ये आया कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने एक एक्ट पास किया 1858 में, जो पहले पावर कंपनी के पास में थी वो पावर अब ब्रिटिश क्राउन के पास में आ गई थी। सेकेंड चेंज आया लोकल रूलर्स वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरीज वुड नेवर बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन फ्यूचर। तो देखिए जो लोकल रूलर्स थे उनको एश्योर किया गया कि फ्यूचर में कभी भी ब्रिटिश उनकी ज़मीन को, उनके टेरिटरी को कभी भी नहीं हड़पेंगे। और थर्ड चेंज था दे abolished the doctrine of lapse so the rulers could pass on their kingdoms to adopted son। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि जिन राजाओं के खुद के बेटे नहीं थे वो अपने अडॉप्टेड सन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे, अपना साम्राज्य उनको दे सकते थे। तो ये चेंजेस आए आफ्टर रिबेलियन ऑफ 1857। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि कांग्रेस के 2 ग्रुप थे, रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर रेडिकल की पॉलिटिक्स मॉडरेट की पॉलिटिक्स से किस तरीके से डिफरेंट थी। तो इसका आंसर इस तरीके से हम करेंगे द पॉलिटिक्स ऑफ द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मॉडरेट्स इन द फॉलोइंग वेज। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिकल्स अप्रोच। दे अपोज द मॉडरेट्स पॉलिसी ऑफ पेटिशन एंड रिजोल्यूशन। तो उन्होंने हमेशा मॉडरेट की जो पॉलिसी थी पेटिशन एंड रिजोल्यूशन वाली उसका हमेशा अपोज किया। द रेडिकल्स लेड स्ट्रेस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड डिमांडेड स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। देखिए जो रेडिकल्स थे वो अंग्रेजों पर किसी भी तरीके से अपने काम के लिए उन पर डिपेंड नहीं होना चाहते थे, वो अपना काम खुद करना चाहते थे, सेल्फ रिलायंस होना चाहते थे। और उनकी अंग्रेजों से डिमांड थी स्वराज की या फिर पूरी तरीके से आज़ादी की। वो ब्रिटिश रूल को पूरी तरीके से हटाना चाहते थे। दे एडवोकेटेड फॉर रेडिकल मेथड सच एज स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट एज मीन्स टू अचीव देयर गोल। और रेडिकल्स ने अपने गोल को अचीव करने के लिए रेडिकल मेथड्स को सपोर्ट किया, जैसे कि स्ट्राइक करना, बॉयकॉट करना। तो ये पॉलिटिक्स थी रेडिकल्स की। अब हम बात करते हैं मॉडरेट्स अप्रोच।
द मॉडरेट्स फॉलोड अ मोर रिकन्सिलेटरी अप्रोच टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूलर्स। तो देखिए जो नरमपंथी थे उन्होंने हमेशा ब्रिटिश रूलर के साथ में शांति के साथ में बातचीत करके अपना कोई भी जो मुद्दा था उसको सॉल्व करने की अप्रोच को काम में लिया। दे वॉन्टेड सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो देखिए जो मॉडरेट्स थे, नरमपंथी थे, उनका जो डिमांड थी कि वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही, मतलब कि ब्रिटिश का तो शासन रहे लेकिन ब्रिटिश शासन के होते हुए वो स्वराज की मांग कर रहे थे। पूरी आज़ादी की डिमांड इन्होंने नहीं रखी थी। The moderates believed in British justice and were loyal to the British rulers. They presented their demands to the British through petitions, meetings, speeches and resolution. तो देखिए जो मॉडरेट थे वो ब्रिटिश जस्टिस के अंदर विश्वास करते थे कि ब्रिटिश कभी भी हमारे साथ में गलत नहीं करेंगे और वो ब्रिटिश रूलर्स के लिए हमेशा लॉयल रहते थे और वो अपनी डिमांड हमेशा पेटिशन, मीटिंग्स, स्पीचेस एंड रिजोल्यूशन के थ्रू रखते थे। कभी भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन नहीं किया था रेडिकल्स की तरह। तो ये मॉडरेट्स की अप्रोच थी, उनकी पॉलिटिक्स थी। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब आपको यहाँ पर जोग्राफिकल फैक्टर बताने जो कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा द जोग्राफिकल फैक्टर दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। पहला फैक्टर है टोपोग्राफी, मतलब कि किसी भी जगह का लैंडफॉर्म। People always prefer to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activity। तो देखिए लोग हमेशा समतल जगह पर रहना पसंद करते हैं इन कंपैरिजन विद माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, क्योंकि समतल जगह पे जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहाँ पर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस करना बहुत ईजी रहता है, इसीलिए लोग प्लेन एरिया पे रहना पसंद करते हैं। सेकेंड फैक्टर है क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। तो देखिए लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पर नॉर्मल क्लाइमेट हो, ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी तो भी वहाँ पे लोग नहीं रह पाएंगे और बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो भी लोग नहीं रह पाएंगे, इसीलिए लोग नॉर्मल जगह पर रहना पसंद करते हैं। थर्ड फैक्टर है सॉइल। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टाइल प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी, मतलब कि जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी वहाँ पर खेती आसानी से की जा सकती है। तो जहाँ पर खेती होगी वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। फोर्थ फैक्टर है वाटर। People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river valleys of the world are densely populated while desert have spare population। देखिए इंसान की बेसिक नीड होती है वाटर, तो लोगों को जहाँ पर फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो जाएगा लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करेंगे, इसीलिए डेजर्ट की कंपैरिजन में जो रिवर वैली वाला एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। और फिफ्थ फैक्टर है मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। देखिए जिन एरिया में मिनरल डिपॉजिट होगा वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा, क्योंकि जो मिनरल वाला एरिया होता है वहाँ पर माइनिंग होगी मिनरल्स की वजह से, वहाँ पर इंडस्ट्रीज होंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये सारे रीज़न है जिस वजह से लोग जहाँ पर मिनरल्स होते हैं वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो ये कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। आपके पेपर का सेक्शन ई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को कर लेते हैं और इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज के अंदर मिल जाएंगे। तो हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हु वॉज मिस्टर राम गोपाल। आपके सामने ऑप्शन है प्राइवेट एम्प्लॉय, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर बिल्डर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड शिवा लिव। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं अन्ना नगर, मडिपक्कम या फिर सईदापेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मडिपक्कम। अगला क्वेश्चन है विच एरिया इन चेन्नई इज रिच इन वाटर सप्लाई। ऑप्शन आपके सामने अन्ना नगर, मडिपक्कम या फिर सईदापेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्ना नगर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द बेस्ट टॉपिक फॉर दिस पैसेज। अब आप इस पैसेज को पूरा पढ़ेंगे तभी से आपको समझ में आएगा कि ये जो पैसेज दे रखा है इसके लिए बेस्ट टॉपिक कौन सा है, लेकिन हम यहाँ पे आंसर कर लेते हैं। आपके सामने ऑप्शन है वाटर स्कैरसिटी, सिक्योरिटी या फिर टाउनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाटर स्कैरसिटी। अगला क्वेश्चन भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको वीडियो को पॉज करना है, इस छोटे से पैसेज को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं। हाउ डू वी नॉर्मली एक्सप्रेस पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आपको बताने कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। आपके सामने ऑप्शन है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर पर स्क्वायर मीटर। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है नेम द रीजन विच हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं यूरोप, अमेरिका, साउथ सेंट्रल एशिया। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साउथ सेंट्रल एशिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसका आंसर भी आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसका आंसर होगा पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सर्फेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड।
तो इसका आंसर होगा 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्शन एफ में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आपको यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया के ऊपर नेशनल मूवमेंट के कुछ जगह के नाम बताने हैं, उसको लोकेट करना है। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑन द सेम पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर ए को करते हैं। अब आपको यहाँ पे प्लेसेस के सबसे पहले नाम बताने हैं और फिर बाद में उनको लोकेट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्टेट इन विच जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है जहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो इसका आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, प्लेस वेयर सॉल्ट लॉ वॉज ब्रोकन बाय गांधी जी। तो आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। तो देखिए कहाँ पे तोड़ा था, दांडी पे तोड़ा था। दांडी कहाँ पर है, गुजरात में है। द प्लेस वेयर अ पुलिस स्टेशन विद 22 पुलिसमैन वॉज पुट इनटू फायर बाय द रिवॉल्यूशनरीज। अब आपको उस जगह का नाम बताना है जहाँ पर क्रांतिकारियों ने 22 पुलिसमैन के साथ में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो इसका आंसर होगा चौरी चौरा। और आपका अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर 2 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज दे रखी है, दुर्गापुर और भिलाई, इनको लोकेट करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इंडिया का मैप है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ पे हुआ था, पंजाब के अंदर हुआ था और पंजाब की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गांधी जी ने नमक कानून कहाँ पे तोड़ा था, दांडी में तोड़ा था। दांडी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि क्रांतिकारियों ने 22 पुलिसमैन और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, वो कहाँ पर है, वो चौरी चौरा में है जो कि यूपी के अंदर है। इसी मैप के अंदर आपको दुर्गापुर और भिलाई को लोकेट करना है। तो दुर्गापुर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल में और भिलाई हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से आपको इंडिया के मैप के अंदर लोकेट करना है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका एसएसटी का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।